हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो एक बार फिर हम लोग यहां पर कनेक्ट हो चुके हैं कुछ बहुत ही बेहतरीन सीखने के लिए और जानने के लिए। जैसे कि आपने इमेज और थंबनेल की मदद से ये जान ही लिया होगा कि आज का सेशन किस पे बेस होने वाला है गाइस। बिल्कुल एमएस वर्ल्ड पार्ट 3 बेस्ड एमसीक्यूज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस चैनल में, अपने इस वीडियो सेशन में। तो देखिए, इससे पहले वाले सेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर हमने एमएस ऑफिस के बारे में आपको बताया। एमएस वर्ल्ड पार्ट 1 का एक सेशन लिया जहां पर 30 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। पार्ट 2 का सेशन लिया जहां पे अगेन 30 क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग एमएस वर्ल्ड पार्ट 3 में 60 क्वेश्चंस के आगे बात करने जा रहे हैं। तो अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो भी सेशन आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कंप्लीट एमएस वर्ल्ड का सेशन होने जा रहा है। इससे बाहर एमएस वर्ल्ड से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये सचिन अरोड़ा सर की गारंटी है, यानी मेरी गारंटी है। क्लियर है? तो बिल्कुल इस सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले एक मोटिवेट अपने एंड से आप कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके, और सीखते हैं कुछ नया आज के सेशन में बहुत ही बेहतरीन। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 61। देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन यहां पर पूछे जा रहे हैं उन सबको मैं कवर कर रहा हूं। तो कोई भी डिफरेंट बुक या कोई भी डिफरेंट वीडियो पर अब जाने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि ए टू जेड, जीरो टू हाई सब कुछ यहां पर आपका कवर होगा। तो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, हाउ मेनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट, यानी कितने तरीके से आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। ऑप्शन है 3, 4, 2 या 1। तो कितने तरीके ऐसे हैं जिनके थ्रू आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज 3 वेज। 3 तरीके हैं। कौन कौन से ये 3 तरीके हैं, चलिए देखते हैं। पहला तरीका किसी भी फाइल को सेव करने का क्या हो सकता है कि हम फाइल मेन्यू पर जाएं और सेव एज के ऑप्शन पर क्लिक कर दें, सेव हो जाएगा। दूसरा तरीका कि हम कंट्रोल एस करें, तो कंट्रोल एस करने पर भी क्या है, ये एक शॉर्टकट की है जैसे कि आप लोग जानते हैं, और ये भी किसी भी फाइल को सेव करेगा। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप F12 यानी फंक्शन की का यूज करें और किसी भी फाइल को सेव करें, क्योंकि आप जानते हैं कि F12 प्रेस करने से सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। और सेव एज डायलॉग बॉक्स का काम क्या होता है, किसी भी नई लोकेशन पर आप फाइल को सेव कर सकते हैं। फाइल नाम आपको देना होगा, फाइल का नेम देना होगा, और साथ ही साथ आपको लोकेशन देनी होगी, और इन 3 तरीकों से आप फाइल को सेव कर सकते हैं। तो आंसर हमेशा क्या होगा कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में, 3 वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइल स्टार्ट्स एमएस वर्ल्ड। अगर आप एमएस वर्ल्ड की फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो क्या इसका कोई शॉर्टकट तरीका भी है? बिल्कुल है। क्या है, देखते हैं। वर्ल्ड डॉट ई एक्सी, एम एस वर्ल्ड डॉट ई एक्सी, वर्ल्ड 2003 डॉट ई एक्सी या विनवर्ल्ड डॉट ई एक्सी। बिल्कुल आपको क्या करना होगा, एम एस वर्ल्ड को ओपन करने के लिए रन कमांड में टाइप करना होगा विनवर्ल्ड डॉट ई एक्सी। तो सही जवाब होगा D1। क्लियर है? विनवर्ल्ड डॉट ईएक्सी, और ईएक्सी का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है और जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट ईएक्सी होता है, जिसको एग्जीक्यूटेबल फाइल कहा जाता है। नेक्स्ट, तो बिल्कुल आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको ओपन किया गया है। विंडोज आर प्रेस करिए, रन कमांड ओपन होगा और यहां पर टाइप करिए विनवर्ल्ड डॉट ईएक्सी या सिर्फ विनवर्ल्ड। तो इससे एमएस वर्ल्ड आपका ओपन हो जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है ओपन करने का। नेक्स्ट, थेसोरस टूल इन एमएस वर्ल्ड इज यूज्ड फॉर। एमएस वर्ल्ड में बहुत ही बेहतरीन थेसोरस का एक ऑप्शन होता है, और इसका इस्तेमाल किस पर्पज से किया जाता है? तो आई होप सो कि आपको पता होगा इसका सही जवाब क्या है। फॉन्ट चेंज करने के लिए, सिनोनिम या एंटोनिम्स के लिए, इंडेंटेशन पर्पज से, या ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज फॉर सिनोनिम एंड द एंटोनिम पर्पस। यानी किसी भी वर्ल्ड के सिनोनिम्स के लिए, सिमिलर वर्ल्ड के लिए, एंटोनिम्स यानी उसके अपोजिट वर्ल्ड के लिए हम लोग थिसोरस टूल का यूज करते हैं। क्लियर है? तो यहां पर आप देख सकते हैं एक वर्ड लिखा हुआ है यहां पे टेक्नोलॉजी,
और थेसोरस ने इसके सिमिलर मीनिंग यहां पर बताए हुए हैं, जैसे स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टाइज, नो हाउ, इक्विपमेंट, मशीनरी। और मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशन में कि थेसोरस टूल को ओपन करने की एक शॉर्टकट की भी होती है। क्या आपको याद है कौन सी शॉर्टकट की है? वो शिफ्ट के साथ F7 प्रेस करने पर थेसोरस की जो शॉर्टकट की है, इसकी मदद से आप थेसोरस के सिनोनिम और एंटोनिम देख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? शिफ्ट प्लस F7 इज द शॉर्टकट की। नेक्स्ट, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि एमएस वर्ल्ड में या एमएस एक्सेल या पावर पॉइंट, हर किसी में ये देखने को मिलता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये आखिरकार है क्या? ऑप्शन है पेज ओरिएंटेशन है, पेपर का साइज है, पेज का लेआउट है, या ये सभी हैं। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल इसका सही जवाब बनेगा कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये पेज ओरिएंटेशन की कैटेगरी में आते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में एक और तरीके से भी पूछा जाता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन आर देयर? पेज ओरिएंटेशन कितने तरीके के होते हैं? तो बिल्कुल इस केस में आंसर बनेगा दो तरीके के, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। क्लियर है? याद रखिएगा दोनों ही तरीके से इसको। तो बिल्कुल यहां पर हम लोग देखते हैं कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में क्या डिफरेंस है। तो जब भी आप किसी भी फाइल को प्रिंट करते हैं, एमएस वर्ल्ड की अगर फाइल है, आप कंट्रोल पी करके प्रिंट कर रहे हैं, तो वहां पर आपसे पूछा भी जाता है कि आप इसको पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट करना चाहते हैं या फिर आप इसको लैंडस्केप मोड में प्रिंट करना चाहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये दो तरीके होते हैं किसी भी पेज के लेआउट को सेट करने के लिए। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप याद रखिएगा, ये पेज ओरिएंटेशन होता है। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इज, यानी बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कैसा होता है? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? बताइए। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द राइट आंसर गाइस? बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप जो पेज ओरिएंटेशन होता है, अगर आप चेंज ना करें, क्योंकि आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चेंज नहीं करना चाहते तो ये होगा पोर्ट्रेट। याद रखिएगा, द करेक्ट आंसर इज पोर्ट्रेट। बिल्कुल सही। तो पोर्ट्रेट देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि ओरिएंटेशन बटन पर पोर्ट्रेट ये पहले से ही सिलेक्टेड है। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन। नेक्स्ट, तो देखिए यहां पर आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, आप आंसर भी दे पा रहे हैं और साथ ही साथ आप चीजों को नॉलेज लेवल पर भी देखते जा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है ना? तो इसका मतलब डिटेल में ये क्लास चल रही है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। What is the maximum font size you can apply for any character? देखिए जैसे कि आप लोग को पता है कि एमएस वर्ल्ड में हम कई सारे कैरेक्टर्स को लिख सकते हैं और उन कैरेक्टर्स को फॉन्ट का साइज भी दे सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम कितना फॉन्ट साइज हम किसी भी कैरेक्टर का सेट कर सकते हैं? 163, 1638, 16038 या नन ऑफ द अबव? उसके बाद कैरेक्टर का वो साइज सपोर्ट ना करे तो मैक्सिमम है, बिल्कुल सही, दैट इज 1638। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है गाइस? तो 1638 ये मैक्सिमम फॉन्ट साइज है जो किसी भी कैरेक्टर को दिया जा सकता है। तो मैंने एक ट्राई करके देखा, किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को मैंने सिलेक्ट किया और वहां पे फॉन्ट साइज मैंने लिख दिया 1639। तो 1639 क्योंकि वो नहीं लेना चाहिए था, जैसे ही मैंने एंटर किया तो एक शानदार मैसेज स्क्रीन पे शो हुआ, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। इसका मतलब ये प्रूफ भी हो गया है ना? तो जो साइंस स्टूडेंट है वो कहते हैं सर प्रूफ बताइए, है ना? तो ये हैंस प्रूफ्ड भी हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि 1638 से ज्यादा बड़ा कैरेक्टर नहीं टाइप हो सकता। क्लियर? तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज 1638 होगा। नेक्स्ट, टू मूव डेटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू अनदर फॉलोइंग इज यूज्ड। बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि बहुत ध्यान से आपको जितने क्वेश्चन सरल होंगे उनको उतने ही ध्यान से पढ़ने की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या लिखा है? मूव करना है डेटा को वन पार्ट से दूसरी जगह। मूव का मतलब क्या होता है कि पहली जगह से डेटा क्या हो जाए, हट जाए और दूसरी जगह पर पहुंच जाए। इसी का मतलब तो मूवमेंट होता है। तो इसका मतलब कि हम कॉपी तो नहीं करेंगे, क्योंकि कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, पहली जगह भी रहेगा और दूसरी जगह भी रहेगा। तो ये तो क्वेश्चन में नहीं कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मूव हो जाए पहली जगह से और भाई साहब दूसरी जगह पर पहुंच जाए, है ना? तो इसका मतलब कट करके पेस्ट करेंगे। समझ गए होंगे आप लोग। वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज कट एंड पेस्ट।
क्लियर है? तो यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट जल्दी में आंसर लगा देते हैं कॉपी एंड पेस्ट, जबकि आंसर होता है कट एंड पेस्ट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, टू सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन अ न्यू फाइल विद अ डिफरेंट लोकेशन। अगेन थोड़ा ध्यान से, आपको सेव करनी है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट का मतलब जिस पे आप काम कर रहे हैं, इसको दूसरी लोकेशन पर आपको सेव करना है, यानी पहली लोकेशन में भी ये रहे और एज वेल एज ये दूसरी लोकेशन पर भी पहुंच जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेव एज, सेव, कॉपी या ऑल ऑफ दी अबव। तो सपोज करिए कि एक डेस्कटॉप पे एक फाइल है और उसको आप डी ड्राइव में या सी ड्राइव में भेजना चाहते हैं, तो उसको सेव एज करेंगे तभी वो वहां पर पहुंचेगी। इसका मतलब सही आंसर होगा सेव एज। क्लियर है? सेव करेंगे तो वो उसी लोकेशन में एडिट होके सेव हो जाएगी, अगर आपने कोई भी एडिटिंग उस पर की होगी तो। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। अगेन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि अगर आपको एमएस वर्ल्ड में कॉपीराइट सिंबल को इंप्लीमेंट करना है, कॉपीराइट सिंबल आप लोग समझ रहे होंगे सी करके होता है, अगर वो सिंबल आप लोग लगाना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की अवेलेबल है? ऑल्ट कंट्रोल सी, ऑल्ट सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट सी। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल दी करेक्ट आंसर इज ऑल्ट कंट्रोल सी। फर्स्ट वन बिल्कुल सही जवाब है और ये रहा कॉपीराइट का सिंबल। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? देखिए यहां पर एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट सी भी लिख के दे देते हैं, है ना? तो बात एक ही है कि ऑल्ट पहले दबाएं या कंट्रोल पहले दबाएं। तो ऑल्ट कंट्रोल सी भी सही जवाब होगा और कंट्रोल ऑल्ट सी भी सही जवाब होगा, यानी दोनों ही केस में आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो ACC, है ना? और इसको एक शॉर्टकट तरीका भी है याद रखने का। घर में एसी लगा होता है ना, एयर कंडीशनर लगा होता है, तो वो ये याद रखिएगा कि उस एयर कंडीशनर में क्या होता है, कॉपीराइट है, उसका कॉपीराइट सिंबल है ना? तो उसको कॉपीराइट कर दिया गया। तो एसी मतलब सिर्फ एक सी नहीं, दो सी। तो ऑल्ट कंट्रोल और सी, इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स मतलब जहां पर आप फॉन्ट के साइज, फॉन्ट के स्टाइल, फॉन्ट के टाइप फेस सबको चेंज कर सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एफ, ऑल्ट कंट्रोल एफ, कंट्रोल प्लस डी या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। तो क्या होगा सही जवाब गाइस? बिल्कुल दी करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस डी। जब कंट्रोल के साथ डी आप प्रेस करेंगे तब इस केस में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां पर आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। देखिए आपके सामने बहुत ही शानदार तरीके से गजब की इमेज यहां पर दी गई है ना? तो देखिए फॉन्ट के यहां पर डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेसेस गिवन है, स्टाइल गिवन है, साइज गिवन है, राइट? तो आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग यहां पर चेंज कर सकते हैं। तो ये जो बॉक्स है, इसी बॉक्स को फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, व्हाट डज कंट्रोल इक्वल्स टू की इफेक्ट। एक शॉर्टकट की दी हुई है कंट्रोल के साथ इक्वल्स टू, और इसको प्रेस करने पर क्या होता है? सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ऑल कैप्स या शेडो। तो कंट्रोल के साथ इक्वल्स टू आप प्रेस करेंगे तो इस केस में सबस्क्रिप्ट हो जाता है। सबस्क्रिप्ट मतलब कि कोई भी नंबर या कोई भी जो आपका टेक्स्ट है वो नीचे की तरफ पहुंच जाएगा, है ना? तो आंसर क्या होगा? सबस्क्रिप्ट। देख सकते हैं यहां पर H2 में 2 नीचे, O2 में 2 नीचे और 2H2O में, यानी H2O में आपका अगेन 2 क्या है? सबस्क्रिप्ट है। तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड सबस्क्रिप्ट, और इसकी शॉर्टकट की बनेगी कंट्रोल के साथ इक्वल्स टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर सुपरस्क्रिप्ट। अब बात सुपरस्क्रिप्ट की हो रही है, यानी पावर में वो बेस जो अभी तक बेस में था, जो टेक्स्ट अभी तक बेस में था वो पावर में चला गया तो वो सुपरस्क्रिप्ट बन गया। अब इसका सही जवाब क्या होगा? कंट्रोल इक्वल्स टू कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स टू ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स टू। तो बिल्कुल इसका सही जवाब बनेगा कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स टू। कंट्रोल के साथ इक्वल्स टू करेंगे तो क्या बनेगा? सबस्क्रिप्ट, और कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा? सुपरस्क्रिप्ट यहां पर आपकी बन जाएगी। जैसे x की पावर 2, दिस इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट। नेक्स्ट, how can you increase the font size of selected text by 1 point every time। जैसे कि आप लोग हर बार करते भी हैं
कि MS वर्ड पे सपोज करिए आप लोग काम कर रहे हैं और वहां पे आपको टेक्स्ट यानी लिखे हुए टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है ना। तो एक ऑप्शन तो आपके पास में ये होता है कि उस फॉन्ट टेबल में जाए और वहां पे फॉन्ट साइज को आप सिलेक्ट कर ले अपने अकॉर्डिंग। दूसरी एक शॉर्टकट की भी है जिससे एक पॉइंट हर बार आपका बढ़ता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा कंट्रोल के साथ में क्लोज ब्रैकेट। जब आप प्रेस करते हैं तो इससे एक फॉन्ट आपका इंक्रीज हो जाता है, यानी कंट्रोल के साथ में क्लोजिंग ब्रैकेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल यूज्ड इन MS वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पर बात हो रही है MS वर्ड 2003 की, यानी पुराने वर्जन की, क्योंकि 2003 मतलब पुराना है। 2007, 2010 की बात करें, 13 की बात करें, 16 की बात करें, 19 की बात करें, है ना, तो ये नए वर्जन माने जाते हैं। तो पुराने वर्जन की यहां पर बात हो रही है। तो इसमें फॉन्ट स्टाइल क्या होता था उस समय? अभी भी कई लोग 2003 पर काम करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट का स्टाइल है वो क्या है पुराने वर्जन में? आंसर है गाइस टाइम्स न्यू रोमन। याद रखिएगा, एक इसकी याद करने की ट्रिक भी है। न्यू मतलब होता है नया, है ना, लेकिन ऐसा है नहीं, पुराने वर्जन में नया यूज हो रहा है ना। इस तरीके से आप याद रखिएगा। तो टाइम्स न्यू रोमन यहां पर इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज यूज्ड इन MS वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट? 2003 डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें फॉन्ट का साइज क्या होगा? अभी आपने देखा कि फॉन्ट का स्टाइल कैसा होगा, तो आंसर था टाइम्स न्यू रोमन। अब साइज कितना बड़ा होता है बाय डिफॉल्ट के केस में? 10 पॉइंट, 11 पॉइंट, 12 पॉइंट या 13 पॉइंट? क्या लगता है आपको? बिल्कुल द करेक्ट आंसर इज 12 पॉइंट। यानी पुराने वर्जन्स में 12 पॉइंट आपका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज होता था। याद रखिएगा इसको, टाइम्स न्यू रोमन और 12, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल यूज्ड इन MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट? अब अगर एग्जाम में 2003 का ना पूछ के 2007, 10, 13, 16, 19 ऐसे वर्जन्स का अगर पूछ लिया गया, यानी लेटेस्ट वर्जन का, तो आंसर क्या होगा? तो सभी लेटेस्ट वर्जन के लिए गाइस आंसर होगा कैलिब्री। क्या होगा? दैट इज द थर्ड वन, कैलिब्री। और पुराने वर्जन के लिए आंसर होगा टाइम्स न्यू रोमन। क्लियर है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट? अब यहां पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है फॉन्ट साइज की। तो नए वर्जन में फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 10, 11, 12 और 13। पुराने में क्या था, यानी 2003 वाले में क्या था? बिल्कुल सही, कितना था याद आ रहा है? 12 पॉइंट, वेरी गुड। लेकिन अगर हम बात करें लेटेस्ट वाले वर्जन्स की, तो यहां पर आपका आंसर बनेगा 11 पॉइंट, यानी एक पॉइंट घट गया है लेटेस्ट में और 12 से हो चुका है 11। क्लियर है? तो फिर से एक बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। पुराने वर्जन्स का फॉन्ट का स्टाइल कैसा होता है? टाइम्स न्यू रोमन। और फॉन्ट का साइज कितना होता है पुराने में? बिल्कुल सही, 12। नई की बात करें तो कैलिब्री, और फॉन्ट का साइज कितना? 11। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन 12, कैलिब्री 11, टाइम्स न्यू रोमन 12, कैलिब्री 11। याद हो गया? वेरी गुड। आगे, कंट्रोल प्लस ई, ये शॉर्टकट की किसकी है? कंट्रोल प्लस ई ये शॉर्टकट की किसकी है, जल्दी बताइए। एग्जिट की, सिलेक्ट करने की, क्लियर करने की, या सेंटर अलाइन करने की? बिल्कुल सही, किसी भी अलाइनमेंट को सेंटर में, यानी किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए या सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ई। लेफ्ट में अगर आपको लेकर जाना है कंट्रोल एल, राइट में लेकर जाना है कंट्रोल आर, जस्टिफाई करना है कंट्रोल जे। सबसे ज्यादा पूछा जाता है सेंटर, क्योंकि कंट्रोल सी तो कॉपी होता है और कंट्रोल ई मतलब सेंटर में टेक्स्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अपडेट फॉर्मूला इन अ टेबल? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि MS वर्ड में भी आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर वहां पर आप किसी भी फॉर्मूला को अपडेट करना चाहते हैं तो इसकी फंक्शन की या शॉर्टकट की क्या होती है? यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आंसर होता है F9। तो फंक्शन की F9 इज यूज्ड टू अपडेट द फॉर्मूला इन अ टेबल। नेक्स्ट,
व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस? देखिए ये तो क्वेश्चन भी मैंने पूछा था आपसे प्रीवियस सेशन में कि फाइंड और रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है ना? तो बहुत ही सिंपल है, कंट्रोल प्लस एच जब आप प्रेस करेंगे तो किसी भी डॉक्यूमेंट को आप फाइंड भी कर सकते हैं और एज वेल एज आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। तो फाइंड एंड रिप्लेस है ना, सर्च नहीं सॉरी, फाइंड एंड रिप्लेस यानी आपको फाइंड करना है और रिप्लेस करना है किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ, किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ, देन यू कैन अप्लाई फाइंड एंड रिप्लेस एंड द शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस एच। वेरी गुड। देख सकते हैं इस इमेज में दिया हुआ है फाइंड एंड रिप्लेस, पूछा है फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना चाहते हैं भाई साहब आप, और उसको किससे रिप्लेस करना चाहते हैं। तो ये दोनों ही जैसे आप देंगे तो पूरे ही पेज में वो जो पार्टिकुलर वर्ड है जो आपने लिखा है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा जिससे आप रिप्लेस करना चाहते हैं। क्लियर है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन अ डॉक्यूमेंट? अगर आप किसी भी एमएस वर्ड की फाइल में अगर हाइपरलिंक को इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की क्या है? बहुत ही अगेन अच्छा क्वेश्चन है ये। आंसर होगा क्या होगा? कंट्रोल एच होगा, एल होगा, के होगा या नन ऑफ दी अबव? बिल्कुल सही। द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस के इज यूज टू इंसर्ट द हाइपरलिंक इन अ एमएस वर्ड और एनी डॉक्यूमेंट। अब हाइपरलिंक क्या होता है जान लेते हैं। देखिए लिंक को ही हाइपरलिंक भी कहा जाता है, यानी एक ऐसा टेक्स्ट जिस पर क्लिक करने से एक नया पेज ओपन हो जाए, दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक या फिर नॉर्मल लिंक। तो अगर कोई भी लिंक आपको एमएस वर्ल्ड के पेज पर इंसर्ट करना है ना, तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ के करेंगे तो एक शानदार एक पेज खुलेगा, एक पॉपअप ओपन होगा और वहां से आप इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी एड्रेस को जैसे कि यहां पर दिया हुआ है। तो कंट्रोल के किया, करके देखिएगा एमएस वर्ल्ड ओपन करके, है ना, और यहां पर पूछ रहा है कि आप किस एड्रेस को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यू कैन टाइप द एड्रेस, यू कैन ब्राउज दैट पर्टिकुलर एड्रेस और यू कैन ब्राउज एनी ऑफ द पेज, है ना, जिसको भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं एमएस वर्ल्ड में। नेक्स्ट, विच डिस्प्लेज द ग्रामेटिकल मिस्टेक इन अ डॉक्यूमेंट? देखिए ये ग्रामेटिकल मिस्टेक कई बार आपने देखा होगा, अगर एमएस वर्ल्ड पर आपने कभी काम किया है और बिल्कुल किया ही होगा, है ना, ये मैं मान के चलता हूं। तो एमएस वर्ल्ड में काम करते समय कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक आती हैं। उन ग्रामेटिकल मिस्टेक को किससे आइडेंटिफाई किया जाता है? ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, ब्लैक लाइन या रेड लाइन? पता है आपको? बिल्कुल पता है आपको कि ग्रामेटिकल मिस्टेक कौन सी लाइन बताती है? ग्रीन लाइन बताती है। तो ग्रीन लाइन इज द फॉर द ग्रामेटिकल मिस्टेक। क्लियर है? तो यहां पर आप देख सकते हैं एक पूरा सेंटेंस लिखा गया है, दे ऑल गेट्स टू ट्रेवल, जबकि गेट्स आप जानते हैं नहीं होता है, गेट होगा। तो इस गेट्स को किस तरीके की लाइन से शो कर दिया गया है? ग्रीन लाइन से। तो ये किस तरीके की एरर है? ग्रामेटिकल एरर। तो ग्रामेटिकल एरर हमेशा किस लाइन से शो होगी? ग्रीन लाइन से शो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्प्ले द कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर इन अ डॉक्यूमेंट? कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग का मतलब क्या होता है कि स्पेलिंग तो सही है लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में वो स्पेलिंग फिट नहीं हो रही, है ना। जैसे देयर और देयर दोनों के अलग अलग मतलब निकलते हैं। तो कॉन्टेक्चुअल का मतलब ये होता है कि वो स्पेलिंग सही है अपनी जगह, लेकिन उस पार्टिकुलर सेंटेंस में वो दूसरा वाला यूज होना चाहिए था, वो नहीं। तो ऐसा अगर कुछ केस आता है तो इस केस में कौन सी लाइन डिस्प्ले होती है? ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, ब्लैक लाइन या रेड लाइन? सोच के बताइए। बिल्कुल सही जवाब है एंड द आंसर इज ब्लू लाइन। तो अगर कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर के बारे में पूछा जाए एग्जाम में तो आंसर होगा गाइस ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन फॉर द ग्रामेटिकल एरर। देखते हैं यहां पे, तो यहां पे लिखा हुआ है देयर हाउस इज ऑन द हिल, जबकि आप जानते हैं कि यहां पर जिस देयर का यूज होना चाहिए था वो THEIR वाला होना चाहिए था, जबकि गलती से THERE वाला देयर यूज किया गया है। तो इसलिए यहां पर ब्लू लाइन को इंडिकेट किया गया है फॉर द कॉन्टेक्स्ट एरर, है ना। तो नीचे एक लाइन मैंने और भी लिखी है रेफरेंस के लिए, द वर्ड मे बी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बट यूज्ड इन द रॉन्ग कंटेक्स्ट, यानी ये वर्ड हो सकता है कि बिल्कुल सही हो और बिल्कुल बिल्कुल सही है ना, दोनों ही देयर और देयर हो सकते हैं, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में ये फिट नहीं हो रहा है,
इसलिए इसको ब्लू लाइन से इंडिकेट किया गया है। नेक्स्ट गाइस, विच डिस्प्लेज द स्पेलिंग मिस्टेक इन अ डॉक्यूमेंट। ये किसी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग की मिस्टेक को दिखाता है। सोचिए, आपने कोई गलत स्पेलिंग लिख दी, अब इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ग्रीन लाइन से, ब्लू लाइन से, ब्लैक लाइन से या रेड लाइन से? तो बिल्कुल स्पेलिंग मिस्टेक को इंडिकेट किया जाता है रेड लाइन से। तो आंसर बनेगा गाइस रेड लाइन, यानी लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगर स्पेलिंग आपने गलत लिखी तो रेड का मतलब क्या होता है? रेड मींस खतरा है ना, और यू नीड टू करेक्ट योर स्पेलिंग। तो देखिए, रेड लाइन इज इक्वल्स टू दी स्पेलिंग एरर। तो यहां पे स्पेलिंग गलत है, इसलिए इस टेक्स्ट में किस कलर से इंडिकेट किया गया है? एरोइका को, है ना, इसको इंडिकेट किया गया है रेड लाइन से। एक लाइन नीचे और लिखी गई है, इसको भी समझ लेते हैं। और फॉर वर्ड्स दैट मे नॉट बी इनकरेक्ट बट आर अनरिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है? देखिए, रेड लाइन कई बार आपके थ्रू गलत टाइप हो जाता है, इसकी वजह से तो शो होगी ही होगी, क्योंकि वो स्पेलिंग एरर हो गई, है ना। या फिर हो सकता है कि वो वर्ल्ड की डिक्शनरी में ही वो वर्ड अवेलेबल ना हो, तो इस वजह से भी रेड लाइन कई बार शो होती है। तो इस केस में क्या करना चाहिए रेड लाइन हटाने के लिए? बिल्कुल सही आपने सोचा कि रेड लाइन पर जाकर, यानी उस टेक्स्ट पे जाके राइट क्लिक करेंगे और ऐड टू डिक्शनरी करेंगे या इग्नोर कर देंगे, है ना। तो ऐड टू डिक्शनरी करेंगे तो क्या होगा? फ्यूचर में जब आप इसी वर्ड का यूज करेंगे तो वो एरर नहीं शो करेगा। और अगर इग्नोर कर देंगे तब भी उस केस में रेड लाइन आपकी उस समय के लिए क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी, उस पेज से इग्नोर हो जाएगी। क्लियर है गाइस? चलो आगे देखते हैं। तो देखो, तीनों को एक साथ मैंने यहां पर समझाया हुआ है कि स्पेलिंग एरर, कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर और ग्रामेटिकल एरर, तीनों में क्या अंतर होता है। एक बार फिर समझो अगर समझ में नहीं आया हो तो। रिसीव्ड, देखो रिसीव की स्पेलिंग यहां पर गलत लिखी हुई है, लिखा हुआ है RECIEVED, जबकि आप जानते हैं कि रिसीव्ड की स्पेलिंग क्या होती है? RECEIVED, है ना। तो इसका मतलब स्पेलिंग एरर है, इसलिए इसको रेड से शो कर दिया गया है। नो, आई वॉन्टेड टू लेट यू नो दैट। अब नो यहां पर कौन सा यूज होना चाहिए था? KNOW वाला नो यूज होना चाहिए था, जबकि यहां पर शायद शॉर्ट हैंड में एनो लिख दिया गया है। तो ये एनो सही तो है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं हो रहा, तो इसको ब्लू लाइन से इंडिकेट कर दिया गया। समझ में आ रहा है? और फिर यहां पर देखो, एक बड़ी गलती और की गई है। ऑल्सो कॉमा इंक्रीज्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, है ना। और ऑल्सो कॉमा के बीच में कुछ स्पेस देनी चाहिए और स्पेस नहीं दी गई है, इसका मतलब कुछ ग्रामेटिकल एरर है। और ग्रामेटिकल अगर एरर यहां पर होगी, है ना, तो यहां पर किससे शो कर दिया गया है? ग्रीन लाइन से। तो ग्रामेटिकल एरर विद द हेल्प ऑफ अ ग्रीन लाइन। तो रेड, ब्लू और ग्रीन लाइन, ये तीनों का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो, अगर अभी भी नहीं हुआ तो एक मौका और है आपके पास, चलो फिर से देखते हैं। डियर सर, अरे भाई ये तो भालू सर हो गए, है ना। तो DEAR डियर होता है मेरे प्यारे सर, और यहां पर DEER यानी भालू वाला यूज किया गया है, गलत है। इसका मतलब स्पेलिंग एरर है, और इसको किससे इंडिकेट कर दिया गया? ब्लू लाइन से। फिर देयर इज मेनली, है तो ठीक, लेकिन अगेन यहां पर ग्रामेटिकल एरर दी गई है ना। एक तो स्पेस भी काफी दी गई है, तो ये ज्यादा स्पेस देने का मतलब कि ये अगेन ग्रामेटिकल के पार्ट में एरर शो हो रही है ना। देयर आर मेनली 3 ज्योग्राफिकल वेरिएबल्स होना चाहिए, तो ये यहां पर बिल्कुल दो तरीके की ग्रामेटिकल एरर शो हो रही है, इसलिए यहां पर ग्रीन लाइन शो होती हुई दिखाई दे रही है। और एक रेड लाइन पे किया गया है, क्या है जरा पढ़ लेते हैं। द थर्ड वन इज क्लाइमेट that helps to focus on regions with similar climatic condition। अरे भाई, फोकस की स्पेलिंग गलत हो गई, FOCUS होता है, और यहां पे फॉक्स लिख दिया गया, तो ये भी गलत है। तो इसलिए इसको किससे इंडिकेट किया गया? रेड लाइन से इंडिकेट किया गया। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि स्पेलिंग एरर है तो रेड लाइन, है ना, और अगर ग्रामेटिकल एरर है तो ग्रीन लाइन, और कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई एरर है तो उसको ब्लू लाइन से इंडिकेट करेंगे। क्या ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं गाइस। द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ इज कॉल्ड।
देखो मार्जिन की कभी भी बात की जाए तो हमने आपको पहले वाले सेशन में भी बताया था कि हमेशा आंसर होता है इंडेंटेशन। मार्जिन का मतलब क्या होता है? इंडेंटेशन। अगर हम पेज में राइट साइड की मार्जिन की बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड की मार्जिन की बात कर रहे हैं, या टैब के पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो इन सभी केस में आंसर क्या बनेगा गाइस? इंडेंटेशन बनेगा, है ना। तो याद रखिएगा, द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ, यानी जहां से आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है और जो आपने साइड में जो मार्जिन छोड़ी हुई है ना, इस पार्टिकुलर चीज को क्या हम लोग बोलेंगे? तो बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज इंडेंटेशन। नेक्स्ट, तो यहां पर देखिए, देख लीजिए, इंडेंटेशन जब अप्लाई किया आपने एमएस वर्ल्ड की फाइल पर, तो ये पैराग्राफ थोड़ा सा खिसक गया, है ना, क्योंकि आप इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके लिखना चाह रहे थे। तो ये इंडेंटेशन ऑफ अ पैराग्राफ का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल से मैंने यहां पर आपको समझाने की कोशिश करी है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि एमएस वर्ल्ड की फाइल में ऊपर रूलर होता है, तो इस रूलर पे अगर आप लोग स्ट्रेच करेंगे राइट साइड या लेफ्ट साइड में, तो ये आपके पैराग्राफ को राइट साइड और लेफ्ट साइड से क्या करेगा? एडजस्ट करेगा, और जहां से आप चाहेंगे वहीं से आपके पैराग्राफ को स्टार्ट करेगा। तो ये मार्जिन छोड़ने वाली जो बात होती है राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, इसी को हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशन। क्या ये इंडेंट वाला पार्ट क्लियर है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं गाइस। व्हाट इज गटर मार्जिन, है ना। तो मैं थोड़ा सा यहां पर छोटा हो जा रहा हूं क्योंकि माइट बी ऑप्शन यहां पर छुप रहा है। बिल्कुल, बताइए व्हाट इज गटर मार्जिन। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, गटर मार्जिन क्या होता है? गटर मार्जिन क्या होता है कि जब आप किसी भी एमएस वर्ल्ड के पेज को प्रिंट करते हैं, तो आप जानते हैं कि प्रिंट करते समय आप उसको बाद में बाइंड करवाएंगे, है ना। जैसे आपने 4-5 पेज को प्रिंट किया और फिर उसके बाद आप उन पेजेस को बाइंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी बाइंड करवा रहे हैं यानी बांध रहे हैं, तो उसके लिए जो स्पेस छोड़ी जाती है दैट इज कॉल्ड गटर मार्जिन। तो आंसर क्या होगा कि बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई स्पेस या मार्जिन गटर मार्जिन कहलाती है। तो आंसर इज मार्जिन एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो इसका मतलब सी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। समझ में आ गया? प्रिंटिंग के समय छोड़ी गई स्पेस दैट इज कॉल्ड गटर मार्जिन। देख सकते हैं यहां पर आप लोग एक गटर एरिया बिल्कुल शो हो रहा है ना, क्लियर है। तो ये बाइंडिंग के लिए स्पेस छोड़ी गई है जिसको हम लोग गटर मार्जिन कहते हैं। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हियर इट इज। अब देखो गटर मार्जिन की अगर हम बात करें तो इसको आप किसी भी डायरेक्शन से सेट कर सकते हैं, यानी टॉप साइड से भी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि कई बार ऊपर से बाइंड किया जा सकता है पेज को, लेफ्ट साइड से भी किया जा सकता है तो लेफ्ट मार्जिन, है ना, तो ये बॉटम मार्जिन। वैसे बेसिकली बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट साइड या टॉप में ही होती है। बाय डिफॉल्ट की बात करें तो लेफ्ट साइड होगी, और अगर टॉप में रखना चाहें तो टॉप मार्जिन भी ये होती है ना। तो बेसिकली दो ही होता है, एक लेफ्ट मार्जिन और एक टॉप मार्जिन, यही आपकी गटर मार्जिन बन सकती है। क्लियर है गाइस? चलो अगला क्वेश्चन, व्हाई ड्रॉप कैप्स आर यूज्ड इन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कैप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ड्रॉप कैप का मतलब क्या होता है ये मैंने प्रीवियस वाले सेशन में आपको बताया था कि अगर मैगजीन और न्यूज़पेपर की जब हम बात करते हैं तो पहला लेटर किसी भी पार्टिकुलर वर्ड में या किसी भी पार्टिकुलर पैराग्राफ में जो सबसे पहला लेटर होता है, पहले वर्ड का पहला लेटर, उसको हम लोग बहुत बड़ा लिखते हैं, है ना, ताकि वो देखने में अच्छा लगे, जिसको हम लोग ड्रॉप कैप कहते हैं। और वहां पर मैंने ये भी डिस्कस किया था कि बाय डिफॉल्ट 3 लाइन के बराबर होता है, मैक्सिमम 10 लाइन्स के बराबर कर सकते हैं, और मिनिमम 1 लाइन के बराबर उसको किया जा सकता है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इसके पहले वाले पार्ट को एक बार जाकर देख सकते हैं, पार्ट 2, एमएस वर्ल्ड पार्ट 2 के वीडियो में आप ड्रॉप कैप को एक बार देख सकते हैं। तो यहां पर पूछा गया है व्हाई ड्रॉप कैप आर यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट, क्यों इसका यूज किया जाता है? ऑप्शन है टू ड्रॉप ऑल द कैपिटल लेटर्स, बिल्कुल नहीं। टू ऑटोमेटिकली बिगिन ईच पैराग्राफ विद कैपिटल लेटर, आप हर पैराग्राफ को ऑटोमेटिकली कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं।
टू बिगिन अ पैराग्राफ विद अ लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर, या नन ऑफ दीज, है ना। तो बिल्कुल सही क्या होगा, टू बिगिन अ पैराग्राफ, आप किसी भी पैराग्राफ को बिगिन करना चाहते हैं विद अ लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर, यानी उसका इनिशियल जो वर्ड हो, जो इनिशियल लेटर हो, वो कैसा हो, ड्रॉप्ड हो, यानी बड़ा हो। देख सकते हैं यहां पर आप लोग, दिस इज कॉल्ड ड्रॉप कैप फीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। परफेक्ट, चलो बताओ। इफ यू नीड टू चेंज द टाइप फेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट, विच मेन्यू यू विल चूज। अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के टाइप फेस को चेंज करना है तो किस मेन्यू को आप चेंज करेंगे। तो आप जानते हैं कि अगर चेंज करने की बात आती है तो हमेशा आंसर क्या होता है, फॉर्मेट, है ना। तो आंसर यहां पर क्या बनेगा गाइस, फॉर्मेट करेंगे। और फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, चेंज करना। तो आप फॉन्ट के साइज कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो मेन्यू में से आप पिक करेंगे फॉर्मेट ऑप्शन को, या फिर कंट्रोल के साथ डी भी प्रेस करेंगे तब भी ये काम पॉसिबल है, क्योंकि कंट्रोल डी मतलब फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स हो जाएगा तो वहां से आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहां पे अगर शॉर्टकट की पूछते तो कंट्रोल डी होता, लेकिन आपसे मेन्यू पूछा है तो आंसर होगा फॉर्मेट मेन्यू। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन। इनमें से कौन सा वैलिड वर्जन नहीं है एमएस ऑफिस का, बताओ भाई। ऑफिस 2003, ऑफिस विस्टा, ऑफिस 2007, या नन ऑफ दीज। देखो, जब मैंने आपको एमएस ऑफिस पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको सारे वर्जन बता दिए थे कि एमएस ऑफिस के कौन कौन से वर्जन हैं और कौन सा लेटेस्ट वर्जन है, सब कुछ, है ना। तो शायद अगर आपने वो वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा तो आप इसका आंसर बिल्कुल सही दे पा रहे होंगे। बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑफिस विस्टा। तो ऑफिस विस्टा वर्जन नहीं है, जबकि 2003 2007 ये ऑफिस के ही वर्जन है। क्लियर है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। इनमें से कौन सा फॉन्ट का स्टाइल नहीं है, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, या सुपरस्क्रिप्ट। बोल्ड ये भी फॉन्ट स्टाइल आता है, इटैलिक, रेगुलर ये सब आपके फॉन्ट स्टाइल हैं, लेकिन सुपरस्क्रिप्ट ये फॉन्ट स्टाइल नहीं है, इसे फॉन्ट इफेक्ट कहते हैं, है ना। सुपरस्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं, फॉन्ट का इफेक्ट, फॉन्ट इफेक्ट में आता है ये। तो इसका मतलब सही जवाब होगा सुपरस्क्रिप्ट। देख लीजिए, तो फॉन्ट का स्टाइल की जब हम बात करते हैं तो बोल्ड हो, इटैलिक हो, बोल्ड इटैलिक हो, या नॉर्मल हो, 4 तरीके के फॉन्ट के स्टाइल होते हैं, नॉर्मल, बोल्ड, इटैलिक, या बोल्ड इटैलिक, है ना। इसके अलावा कोई भी फॉन्ट स्टाइल नहीं होगा। इसके अलावा आपका होता है फॉन्ट, क्या चीज, इफेक्ट, फॉन्ट इफेक्ट, जिसमें आता है आपका सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट। तो आज का एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है ना। तो क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने है और आपको क्या करना है गाइस, ये आपको टाइप करके बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है, नेम द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस वर्ल्ड। एमएस वर्ल्ड के लेटेस्ट वर्जन का नाम बताइए। जैसे एमएस वर्ल्ड के कई सारे वर्जन हैं, अभी आपने लेक्चर में देखा भी, 2003 2007। तो इस तरीके से लेटेस्ट वर्जन कौन सा है एमएस वर्ल्ड का, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा गाइस। ठीक, भूलिएगा नहीं, कमेंट बॉक्स में मैं चेक करूंगा और वहीं पे आपको रिप्लाई भी दूंगा। राइट, चलो नेक्स्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। तो 90 क्वेश्चंस तक हम लोग यहां पर बात कर चुके हैं एमएस वर्ल्ड पर। 90 क्वेश्चंस हम लोग इन ऑल अभी तक देख चुके हैं। और देखिए, यही वो क्वेश्चंस है जहां पर एग्जाम में पूछा जाएगा। ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आज के सेशन को बस यहीं तक रोकते हैं। आगे एक सेशन और होगा जहां पर इसके बाद भी हम कुछ एस्पेक्ट्स, कुछ क्वेश्चंस एमएस वर्ल्ड पर बात करेंगे, एंड दैट विल बी द लास्ट सेशन ऑफ एमएस वर्ल्ड। वो आखिरी सीरीज होगी एमएस वर्ल्ड की। तो इन चारों को आप देखिएगा, 3 हो चुकी हैं और 4th बहुत जल्द आपको मिलेगी। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आज के लिए बस इतना ही। ये सेशन आपको कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके बताइएगा। ये सेशन जितने भी हो रहे हैं ये अपने सभी फ्रेंड्स को भी आप कम्युनिकेट जरूर करिएगा कि कंप्यूटर के लिए आप अरोड़ा एजुकेटर यूट्यूब चैनल पर आएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप भी जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू वेरी मच।